नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक सूर्य है। हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी सन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सन की संरचना क्या है, किस तरह से इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसके भाग कितने हैं, वो सभी चीज़ों को देखेंगे और क्या क्या घटनाएँ इससे संबंधित हैं उनको भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर। और सिर्फ सूर्य के ऊपर ही केंद्रित रहेंगे हम लोग। उससे संबंधित जितनी भी नॉलेज हो सकती है मैक्सिमम वो सभी चीज़ें यहाँ बताएंगे, जिससे कि आपके जो भी प्रश्न आए सूर्य से संबंधित वो गलत ना हो। तो चलिए ये शुरू करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें मैंने हर एक पार्ट को, संरचना को डिवाइड किया है, पूरा स्ट्रक्चर। तो आप इसको देखेंगे तो ये काट है सूर्य की, इसको हमने मिडिल से ऐसे काट दिया है और उसमें हर एक लेयर को इस पर रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ देखेंगे जो मिडिल वाला पोर्शन है आपका, जो बिल्कुल सेंटर में आपको देख पा रहे होंगे आप लोग, ये चीज़, तो ये इसको बोलते हैं केंद्र। ये सूर्य का केंद्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि आप कोई भी जैसे पृथ्वी में देखते हैं तो क्रोड, यानी पृथ्वी का जो क्रोड होता है वो केंद्र वाला हिस्सा होता है। तो यहाँ तो ठीक है, आसानी समझ जाएंगे मिडिल एरिया जो है। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपरी लेयर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे नाम को देखेंगे, उन नामों को याद रखेंगे जिससे कि परीक्षा में प्रश्न आए तो आप सही कर सकें। तो देखेंगे यहाँ पर केंद्र है, उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है, फिर उसके ऊपर जब केंद्र से हम थोड़ा ऊपर और आते हैं ऊपरी लेयर में, तो वो हिस्सा क्या कहलाता है, वो विकिरण का क्षेत्र होता है, जहाँ से विकिरण होता है। विकिरण जहाँ से होता है, जहाँ से किरणें उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, वो विकिरण वाला क्षेत्र है। ठीक है, उसके ऊपर की जो लेयर आएंगे तो वो कहलाता है संवहनीय क्षेत्र होता है। संवहनीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि चूंकि सूर्य इतना गर्म होता है कि जो टेम्परेचर होता है उसका स्थानांतरण जो होता है वो संवहन के माध्यम से होता है। कैसे, तो उष्मा का जो संवहन हो रहा होता है, जो हीट का संवहन हो रहा होता है, वो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा होता है। ठीक है, मतलब कि कहीं टेम्परेचर कम है तो उसको फुलफिलमेंट कर रहा होती है, जो गर्म जो हीट वाला पोर्शन होता है उसको जाकर फुलफिल कर लेता है वहाँ पर। तो संवहन हो रहा है यहाँ पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे संवहन होता रहता है। तो विकिरण वाला हिस्सा, विकिरण वाले हिस्से के ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ संवहन वाला हिस्सा, संवहन का मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कोई भी वस्तु जा रही है। वस्तु नहीं कह सकते उसको, सीधे अगर हवाओं से जोड़े तो हवा जा रही है, हीट जा रही है, हीट का संवहन हो रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो रही है वो। ठीक है, तो उसे संवहन बोलेंगे। तो ये संवहन वाला हिस्सा हो गया। फिर जैसे उसके ऊपर जाते हैं तो वो लेयर कहलाती है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर जिसे हम लोग हिंदी में प्रकाश मंडल कहते हैं, ये प्रकाश मंडल वाला हिस्सा होता है। ठीक है, ये प्रकाश मंडल वाला वही हिस्सा है जहाँ पर हमको सौर कलंक देखने को मिलता है। तो उसको भी बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पर। फिलहाल के लिए ये देख रहे हैं हम लोग कि संवहन के ऊपर जिस लेयर पर हम लोग पहुँचेंगे वो फोटोस्फीयर वाला हिस्सा होगा। फिर उसके ऊपर एक लेयर और आएगी तो वो लेयर कहलाती है क्रोमोस्फीयर। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो होता है फोटोस्फीयर से कम होता है। क्रोमोस्फीयर तो सबसे कह सकते हैं जो फोटोस्फीयर के ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्रोमोस्फीयर होता है। ये सामान्य स्थिति में अगर हम सूर्य की संरचना को डिवाइड कर रहे हैं तो ये है क्रोमोस्फीयर जो होता है सबसे बाहरी हिस्सा हम इसको कह सकते हैं। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो एक संरचना, सूर्य की संरचना का एक हिस्सा और निकल के बाहर आता है, वो कहलाता है कोरोना। तो कोरोना जो होता है इसके साथ पतली सी बिल्कुल रिंग के आकार की संरचना होती है। और जब ये कब प्रकट होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तब ये पता चलता है। प्रकट क्या होता है, होता जरूर है पहले से ही, लेकिन उसमें स्पष्टता उतनी नहीं होती है। वो जब सूर्य ग्रहण होता है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कोरोना। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये कोरोना बोलते हैं इसको, ये कोरोना वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह से हम जब देखेंगे तो जब काउंट करेंगे तो जो सूर्य की संरचना के जितने भाग हैं वो 6 भाग आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो 6 भाग देखेंगे कैसे होगा, केंद्र होगा, विकिरण होगा, संवहनीय क्षेत्र है, फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, और यहाँ पर आखिरी में कोरोना देखने को आपको ये संरचना के रूप में दिखाई देगा सूर्य की। ठीक है, ये तो हो गई संरचना। अब ये क्रम याद रखेंगे कि ऊपर की लेयर से अंदर की तरफ जाने पे क्या क्रम देखने को मिल रहा है, जो संरचना की जो लेयर से जो हमको देखने को मिल रही है सूर्य के अंदर। और जो अगर हम लोग क्रोड से बात करें, केंद्र बिंदु से बात करें, जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो संरचना का कौन कौन सा नाम देखने को मिल रहा है, तो ये नाम याद रखेंगे। और हल्का समझे, अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं तो आप अच्छे से समझ ही पाएंगे कि हमको सबसे बाहरी हिस्सा कोरोना दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे क्रोमो, फिर उसके बाद फोटोस्फीयर, फिर उसके बाद संवहनी, फिर विकिरण, फिर केंद्र। ये ऊपर से अंदर की तरफ जाने पे हमको मिल रहा है। फिर उसके बाद हम आके देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं। बारे में क्या है
कि जो सूर्य होता है उसका व्यास, जैसे कि ये सूर्य है, सूर्य का व्यास तो समझ ही रहे हैं, त्रिज्या हो गई और त्रिज्या को इसको डबल किया तो ये सूर्य का व्यास हो गया। ठीक है, टोटल मतलब पूरा सेंटर, पूरा हमने एक भी जिसका बाहरी आवरण है उससे लेके जो उसके अपोजिट जो आवरण है उसको मिला दिया, मैच करा दिया दोनों को, तो एक व्यास बना है। और व्यास जो है किलोमीटर में कितना है, 13.9 लाख किलोमीटर इसका व्यास है। तो इसको याद रखेंगे परीक्षा में, जो वनडे एग्जाम होते हैं जो आप लोग देते होंगे, UPSSC वगैरह देते हैं या आप लोग देते हैं SSC वगैरह के जब एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर GS में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये व्यास हो गया। ऑप्शन देगा आपको, अगर 13.9 आपको याद है, लगभग 14 लाख किलोमीटर आपको है, तो 14 लाख याद कर लीजिए शॉर्ट में, राउंड फिगर में, तो आपको नियर अबाउट रहेगा, तो आप सही कर लेंगे उसको। फिर जब हम आयु देखेंगे तो वर्तमान आयु जो है वो 4.7 अरब वर्ष है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान है 1.989 इंटू 10 की पावर 30 kg, इतना इसका द्रव्यमान है। अगर हम लोग राउंड फिगर की बात करें इसको तो 2 कह सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 30 हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1.9 चाहे के लिए चाहे 2 लिख लीजिए, तो आप इससे आइडिया लगा लेंगे। ठीक है, तो ये तो द्रव्यमान हो गया। अब आते हैं, जब हम लोग द्रव्यमान, जो टोटल द्रव्यमान है सूर्य का, उस टोटल द्रव्यमान में हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि सूर्य के अंदर कुछ हिस्सा हमारा हाइड्रोजन का है और कुछ हिस्सा जब हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में तो कुछ उसका बना हुआ है। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में दो चीज़ों की मात्रा सर्वाधिक है, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। मतलब हाइड्रोजन पहले नंबर पे और हीलियम सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, तो उसी तरह जब हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य में जो सबसे बड़ा हिस्सा है पूरे द्रव्यमान का वो है 70.6% हाइड्रोजन का है, तो ये याद रखेंगे। और बचा हुआ हिस्सा यानी 27.4% हीलियम का है। तो ये है सूर्य का, मतलब कि इस तरह से आप लोग ये भौतिक गुण इसका देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जब हम लोग सूर्य के घूर्णन की बात करते हैं, मतलब कि अपने एक्सिस पे सूर्य क्या है, घूम रहा है। जब हम अपने एक्सिस पे, अपनी धुरी पर जब घूम रहा है तो उसकी दिशा क्या है, तो उसकी दिशा वही है जो पृथ्वी की है, पश्चिम से पूरब की तरफ। आपको आसानी होगी याद करने में। तो पृथ्वी की जो दिशा है वही सूर्य की भी दिशा है। अवधि क्या है घूमने की, अब यहाँ पर थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। अवधि आपकी ये है कि ये भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस के बराबर, यानी कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो होती है अपनी ध्रुवी पे 24 घंटे में घूम लेती है, तो 24 घंटे का एक दिन होता है पृथ्वी पे। तो इस तरह के कम से कम 25 दिन बीतें, जब 25 दिन बीत जाएंगे तो इसका एक दिन कंप्लीट होता है। मतलब एक धुरी पे पूरा चक्कर कितने दिन पृथ्वी के हिसाब से, तो 25 दिन बाद आपका एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा अपनी धुरी पे सूर्य का। तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा है जो हम लोग की हेडिंग है वो है सूर्य का अपना चंद्रमा नहीं है। सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है। ठीक है, और ना ही सूर्य पर किसी प्रकार का छल्ला पाया जाता है। तो ये एक फैक्ट के रूप में जब बाय द वे क्वेश्चन को स्टेटमेंट में पूछता है तो आप इसको वहाँ सही कर पाएंगे। नेक्स्ट है, जैसा कि हमने पढ़ा अभी स्टार्टिंग में कि कौन कौन सी लेयर्स हैं, तो लेयर्स कितनी लेयर्स हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 6 लेयर्स यानी 6 क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं। एक तो केंद्र है, विकिरण है, संवहनी है, ये सेंट्रल से, और ऊपर की तरफ जा रहा प्रकाश मंडल है यानी फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर, और अंतिम में कोरोना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो सेंटर आप देखेंगे, जो केंद्र बिंदु होता है सूर्य का, उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 15 मिलियन याद रखिएगा, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इतना इसका तापमान होता है। ठीक है, और जो दृष्टिगोचर पार्ट हिस्सा होता है, जो हम लोग सूर्य का जो हम लोग देख पाते हैं वो हिस्सा, वो क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल वाला हिस्सा होता है। और उसका जो तापमान होता है 5500, लगभग 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। मतलब 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, आप उसको याद करें। एग्जैक्ट आंकड़ा 6000 भी ऑप्शन में परीक्षा में रहता है। अगर 5500 नहीं तो 6000 के आसपास दे रखा होगा। प्रकाश मंडल में मैंने आपको बताया कि प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक की उत्पत्ति देखने को मिलती है। ठीक है, तो सौर कलंक कहाँ पर होता है, किस लेयर में देखने को मिलता है, किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो वो हमको दिखता है प्रकाश मंडल के अंदर। फिर हमने देखा कि जो बाहरी हिस्सा है सूर्य का उसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोस्फीयर दोस्तों। तो क्रोमोस्फीयर जो बाहरी हिस्सा, मतलब सबसे बाहरी नहीं,
जैसे कि पहला नंबर मतलब सबसे भारी हिस्सा तो कोरोना हो गया, ठीक है, और उसके बाद उससे दूसरे नंबर पे वो हमको क्रोमोस्फीयर देखने को मिलता है। इसका आरंभ कब होता है? प्रकाश मंडल के ऊपरी परत से इसको देखने, मतलब प्रकाश मंडल जैसे समाप्त होता है उसके ऊपर से हमको देखने को मिलता है क्रोमोस्फीयर, और यहाँ पर ऋणात्मक हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम देखने को मिलती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है, ठीक है। कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। तो सौर ज्वाला मतलब कि बाहर की तरफ एक तरह के लपटें देखने को बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, इसमें सौर ज्वाला बोलते हैं ऐसे। तो सौर ज्वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और सौर ज्वाला का पृथ्वी पे एक अच्छा खासा प्रभाव हमको ध्रुवों पे देखने को मिलता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये बात दिमाग में फिलहाल रखिए कि जो सौर गहनता हमको देखने को मिलती है वो हमें क्रोमोस्फीयर में देखने को मिलती है, और ये जो सौर गहनता जो होती है ये सौर ज्वाला को उत्पन्न करती है, और इस सौर ज्वाला का प्रभाव जो होता है पृथ्वी पर ध्रुवों पर अच्छा खासा हमको देखने को मिलता है। तो इसको दिमाग के अंदर रखें। तो कहाँ पर सौर ज्वाला उत्पन्न हो रही है? तो क्रोमोस्फीयर में उत्पन्न हो रही है। और सौर कलंक कहाँ उत्पन्न हो रहा है दोस्तों? तो फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल में उत्पन्न हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद देखें कि प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो है, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, उसे किरीट या कोरोना कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। नेक्स्ट जो है, फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली ना होकर असमान होती है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो फोटोस्फीयर, जैसे कि हमने कोई चीज़ बनाया, जैसे मान लीजिए एक मैंने छल्ला बनाया, गोला बनाया, फिर इसके ऊपर एक गोला और बना दिया, तो हम यहाँ देख रहे हैं जब गोला सही से बनाएंगे हम लोग तो देखेंगे कि एक जो छोटा गोला आपने बनाया था और जो फिर बड़ा गोला उसके ऊपर बनाया, तो उसके बीच की जो दूरी होगी हर बिंदु पे आपको समान दिखाई देगी। क्या? समानांतर होगी। समानांतर होगी इसका मतलब समान दूरी पे दिखाई देगी। लेकिन सूर्य के अंदर जो फोटोस्फीयर होती है उसकी जब हम मोटाई की बात करेंगे तो समान नहीं होती, कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो ये चीज़ देखें, तो फोटोस्फीयर की सतह पर समान मोटाई वाली ना होकर असमान होती है, जिसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं जिसे ग्रेनूल बोलते हैं। तो अब देखिए, अब ये टर्मिनोलॉजी परीक्षा में आ गई। ग्रेनूल कहाँ देखने को मिलता है? तो ग्रेनूल सूर्य में देखने को मिलता है, लेकिन सूर्य के किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो आपका आंसर होना चाहिए फोटोस्फीयर, यानी कि ग्रेनूल और सौर कलंक जो होता है हमको फोटोस्फीयर में ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखें कि ग्रेनूल क्या होते हैं? अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण, पार्टिकल देखने को मिलेंगे। कभी आप देखें डायग्राम में, जब नासा वगैरह अपनी इसकी पिक्चर जारी करते हैं सूर्य की, तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई, क्योंकि वो हायर रेजोल्यूशन का टेलीस्कोप इस्तेमाल करके उसको देखते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे फोटोस्फीयर में ठंडे व काले धब्बों को सौर कलंक कहते हैं या सौर धब्बा कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानने लायक चीज़ ये है कि ये किस हिस्से में देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया फोटोस्फीयर, लेकिन फोटोस्फीयर जब हम देख रहे हैं तो पूरा आवरण है ना पृथ्वी, पूरा सूर्य का। तो पूरा जब आवरण, जैसे कि हम लोग पृथ्वी पे जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे पृथ्वी में क्या पढ़ते हैं कि विषुवत रेखा है, यानी भूमध्य रेखा है। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो और अक्षांश बढ़ते जाएंगे, हम लोग नीचे जाएंगे तो अक्षांश और बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। उसी प्रकार से जो आपको फोटोस्फीयर वाला हिस्सा जो हम बता रहे हैं, इसको पृथ्वी से तुलना करें तो इसको भी हम लोगों ने ऊपरी अक्षांश और निचले अक्षांश में डिवाइड कर लिया, मतलब उत्तरी दक्षिणी अक्षांश में सूर्य को भी डिवाइड किया है। तो ये जो सौर धब्बा है, सौर कलंक है, वो 5 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पे देखने को मिलता है। कहाँ पर? सूर्य में देखने को मिलता है। लेकिन वो किस लेयर पे देखने को मिला, ये लेयर तो इम्पोर्टेंट है ही कि सौर कलंक में यानी फोटोस्फीयर में देखने को मिलता है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो प्रकाशित भाग होता है उसे फेकुला कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ठंडा वाला जो हिस्सा होगा उसे सौर कलंक कहेंगे, और जो प्रकाशित या जो गर्म हिस्सा है उसे फेकुला कहते हैं। तो इसे ये नहीं कह देंगे कि इसी जो चमकदार है सिर्फ और चमकदार एक धब्बा है, सिंपली हमको जो देखने को मिल रहा है वही हमारा सौर कलंक है, ऐसा नहीं। जो काला धब्बा होगा वो ठंडा धब्बा होगा, थोड़ा सा अन्य जगहों से जो अगल बगल की जगह होगी फोटोस्फीयर की, उसकी तुलना में वो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो जो उसका टेम्परेचर कम है तो उसको सौर कलंक कह रहे हैं, ठीक है। उसे काला धब्बा बोल रहे हैं, तो सौर कलंक है। लेकिन जो हिस्सा उसी सौर कलंक का जो दूसरा रूप धारण करेगा वो, तो जहाँ पर जिस बिंदु पर वहाँ पर अगल बगल के क्षेत्र से टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा प्रकाशित होगा, ज़्यादा गर्म होगा, तो उसे फेकुला कहेंगे। तो याद रखिएगा, फेकुला और सौर कलंक का दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, एक दूसरे के विलोम हैं फोटोस्फीयर के अंदर।
ठीक है, तो फेकुला और सौर कलंक दोनों को साथ में याद करें, ये ध्यान दें। ठीक है, तो अब आते हैं प्रकाश मंडल का। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अंबरा कहते हैं। तो सौर कलंक में जो काला केंद्र होगा, अब देखिए काला धब्बा जिसे हम लोग बोल रहे थे, जिसे हम लोग सौर कलंक बोल रहे थे, उसमें जो उसका जो सेंटर बिंदु होगा, उसका जो केंद्र बिंदु है, उसको हम लोग अंबरा कहेंगे। और जो उसके चारों तरफ देखिए, क्योंकि हर एक सर्किल, जैसे मान लीजिए काला धब्बा ऐसे बना, काला धब्बा का जो सेंटर वाला बिंदु उसे हम लोग अंबरा कह रहे हैं, लेकिन इसके जो चारों तरफ वाला जो क्षेत्र होगा सौर कलंक का, वो वाला वो पेनुम्ब्रा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेनुम्ब्रा। तो ध्यान रखें, अंबरा और पेनुम्ब्रा किससे जुड़ा हुआ है? सौर कलंक, सिर्फ और सिर्फ सौर कलंक से जुड़ा हुआ है, तो अंबरा और पेनुम्ब्रा उसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणों। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणों सौर पवनों। अब देखिए सौर पवन कह रहा है, तो सौर पवनें जो आ रही हैं वो सौर ज्वाला के कारण उत्पन्न हो रही हैं। सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों के ऊपर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है, जिसे अरोरा कहते हैं। तो अरोरा भी आप लोग सुनते होंगे। अरोरा की उत्पत्ति आपकी उत्पन्न हो रही है कहाँ कहाँ अरोरा हो रहा है? उत्तरी ध्रुव पे भी हो रहा है, दक्षिण ध्रुव पे, क्योंकि दोनों ही ध्रुवों पे आप जानते हैं कि ध्रुवों पर जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या ध्रुवों पे क्या होगा? ज़्यादा देखने को मिलेगा, ध्रुवों पर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि ध्रुवों पर जो हमारा वायुमंडल जो होता है, जो आयन मंडल होता है, वो सबसे नज़दीक होता है। हम लोग पृथ्वी पे भी जो वायुमंडल हमारा पूरा, उसको भी हम लोग डिवीजन करते हैं। ठीक है, उसका जो आयन मंडल वाला हिस्सा जो है, सबसे ऊपरी हिस्सा जो आयन मंडल है, वो सबसे नज़दीक होता है। ठीक है, तो उसके बीच में और जो सौर पवनें जो आ रही हैं उसके बीच में एक फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन के कारण एक चमक उत्पन्न होती है। तो ध्यान दें कि मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के सबसे जो अगर भूमध्य रेखा पे आयन मंडल सबसे दूरी पे होगा और जो ध्रुव होगा उसके सबसे नज़दीक होगा, और जो सौर ज्वाला के कारण जो सौर किरणें आ रही हैं और फिर कोई ब्रह्मांडीय किरणें भी आती हैं, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, चार्जेस के बीच में फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, जिसके कारण चमक उत्पन्न होगी, उसको अरोरा कहेंगे। अब ये अरोरा भी दो प्रकार से है। कैसे? जो उत्तरी ध्रुव पे होगा अरोरा, उसको कुछ और कहेंगे, और जो दक्षिण ध्रुव पे अरोरा है उसको कुछ और कहेंगे। तो जो उत्तरी ध्रुव पे जो अरोरा हो रहा है, पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव पे जो अरोरा हो रहा है, उसे हम लोग अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव पे जो अरोरा हो उसे अरोरा हो रहा है उसे अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पृथ्वी नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, लेकिन चूंकि ये जो घटना हो रही है वो सौर ज्वाला के कारण उत्पन्न हो रही है, इसलिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्रोमोस्फीयर का हिस्सा है। तो सौर ज्वाला जो उत्पन्न हो रही है वो क्रोमोस्फीयर पर उत्पन्न हो रही है, और उसकी वजह से पृथ्वी पर जो प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है, जो चमक उत्पन्न हो रही है ध्रुवों पे, उसे अरोरा कह रहे हैं। और अरोरा को भी दो भागों में डिवाइड किया, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस। तो ये आपको याद रखना है। तो ये पूरा का पूरा जो संरचना है और जो उसका प्रभाव है और जो भौतिक गतिविधियाँ चल रही हैं उसके अंदर, वो सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।